नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। झारखंड से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों की मांग है कि राज्य में 1932 के खतियान आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाए। इस मुद्दे पर राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी विधानसभा के घेराव के साथ साथ राज्य भर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस पर अभी तक कोई पहल नहीं की है। सरकार में शामिल कई विधायक और नेता भी इस मुद्दे पर आंदोलनकारियों के साथ हैं। स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज हो चुका है। लगातार जारी है आंदोलन। राज्य के विभिन्न जिलों से बात की जाए तो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने विधानसभा का घेराव किया है। विधानसभा का जो सत्र है वो चल रहा है, बजट सत्र। प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कई एमएलए और नेता भी आंदोलनकारियों के साथ हैं। कुछ सरकार के ही कई एमएलए जो है वो आंदोलनकारियों के साथ हैं। जेएमएम के विधायक भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बनाई जानी चाहिए। लेकिन अभी 1932 की जगह 1982 का जो खतियान आधारित नीति है वो बनाई गई है, जो बीजेपी के शासनकाल में बनाई गई थी, वो चली आ रही है। इसको लेकर बार बार जेएमएम पर निशाना साधा जा रहा है कि जेएमएम खुद को आदिवासियों की हितैषी कहती है, लेकिन कितनी हितैषी है इसी से समझा जा सकता है कि जब सरकार में आई तो कहा गया कि हम स्थानीय नीति के बनाएंगे और 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन वो कैसे संभव होगा जब तक खुद की नीति नहीं होगी। यानी झारखंड के लोगों को ही नहीं पता कि वो झारखंडी हैं या किस तरीके से उनको परिभाषित किया जाए। और सीधे इस वक्त रांची चलते हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार के पास। राकेश, ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब तो सीधे आर पार की लड़ाई। देखिए रजनी, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल है राज्य में और स्थानीय नीति को लेकर जिस तरीके से राज्य में राजनीति होती रही है, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है। और अब जाकर फिर से एक बार कहा जा रहा है कि आंदोलन तेज होता जा रहा है। और सबसे अहम बात इसमें कहने की बात है कि राजनीतिज्ञों की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो शायद सार्थक रूप से नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ का विवाद खत्म होता नहीं जा रहा है। इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो 2000 में जैसे ही झारखंड का गठन हुआ था, उस समय भी कोशिश की गई थी कि स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए और किसी तरह से 32 का खतियान को लागू किया जाए। लेकिन उस समय भी विवाद हुआ, न्यायालय में मामला आया और आज के दिन भी परिस्थितियां कुछ बदली नजर नहीं आ रही हैं। पिछली सरकार ने जरूर कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी और 85 को कट ऑफ मार्क्स माना था, यानी कि जो लोग 85 के पहले यहाँ आ गए थे वो यहाँ के निवासी माने जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा को आधार मानते हुए कहा था कि मैट्रिक और ऊपर की जो परीक्षाएं दी जाएगी उसके लिए जो लोग बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको स्थानीय माना जाएगा। तो किसी तरह से कोशिश की जा रही थी कि समाधान निकाला जा सके, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। हेमंत सोरेन सरकार बनने के पहले वादा किया था कि राज्य में जैसे ही उनकी सरकार बनेगी 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा। तो अब जाकर फिर से एक बार मांग उठने लगी है और राज्य में सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस मसले का समाधान होना चाहिए और इसको लेकर अब आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। जी, तो अब तो सीधे विधानसभा का घेराव करने के लिए भी पहुंच गए और ये कहा जा रहा है कई एमएलए हैं और नेता आंदोलनकारियों के साथ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सियासत ज्यादा हो रही है, जबकि आंदोलनकारियों के साथ जो है सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है, सब अपना अपना हित साथ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू नहीं किया जा रहा है? क्या उन लोगों को डर है कि अगर इसको लागू किया जाएगा तो वो बाहरी हो जाएंगे और इसमें सरकार के कई एमएलए भी होंगे? देखिए, ये विवाद सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, कई मामलों में इस पे कहा जा सकता है कि विवादित मामला है। सबसे पहले की बात कही जाए कि स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो क्राइटेरिया है, उसमें माना जाता है कि अंतिम सर्वे का जो सेटलमेंट होता है लैंड का, उसको लेकर ही स्थानीय नीति परिभाषित की जाती है। झारखंड में कई बार इस तरह का सेटलमेंट हुआ है, सर्वे किया गया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिन जिन जिलों में अलग अलग जगहों में स्थानीय नीति को परिभाषित करने की बात कही जा रही है। तो रघुवर सरकार ने एक रास्ता निकाला था, 85 को कट ऑफ मार्क्स माना था और 85 के पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि जो लोग आ गए हैं उनको स्थानीय माना जाएगा।
जाएगा। लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार बनी उसी के बाद से रघुवर सरकार की इस पॉलिसी को खारिज कर दिया है और इसके बाद से अब विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार में शामिल दल के लोग भी अभी तक इस बारे में अब कुछ बोलकर सामने नहीं आना चाह रहे हैं। खास करके कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं आई है कि किस तरीके से मामले को सामने लाकर ठीक किया जाएगा। जेएमएम के कई विधायक जो कि सरकार चला रही है पार्टी, उसमें लोबिन हेम्ब्रम का नाम है, बाकी जो आदिवासी नेता हैं उनका नाम है, और जो पुराने नेता हैं वे लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 32 के आधार पे ही शायद खतियान को माना जाए और उसी को स्थानीय नीति का पैमाना बना जाए। लेकिन इसके बाद भी विवाद काफ़ी है, क्योंकि एकीकृत बिहार के समय में बड़ी संख्या में बिहार से और बाहर के राज्यों से लोग यहाँ आ गए थे, चाहे वो रोजी रोटी करने के ख्याल से आए हों, बिजनेस के ख्याल से आए हों, या फिर नौकरी के ख्याल से आए हैं, या फिर कारखानों में कहीं ना कहीं काम करते, वो पूरी तरह से यहाँ पे बस गए हैं। और इसके बाद से उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो बाकी लोग हैं, उनको उम्मीद है कि राज्य सरकार उनको कहीं ना कहीं स्थानीय मानेगी। इसको लेकर विवाद है। लेकिन अभी की बात की जाए तो जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो पूरी तरह से मांग कर रहे हैं कि 32 के खतियान को ही लागू माना जाए और उसी के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। और सरकार चूंकि वादा कर चुकी है हेमंत सरकार, तो उस पर जरूर अमल करे। और इसको लेकर अब जाकर फिर से एक बार तेजी से आंदोलन और राजनीति दोनों तेज हो गई है। जी, आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, किस तरीके से उन्हें रोका गया, तस्वीर भी हम दिखा रहे, काफी संख्या में दूर दूर से आंदोलनकारी पहुंचे हैं। देखिए, लगातार चल रहा था आंदोलन का दौर। खास करके आपने देखा होगा कि बोकारो, धनबाद और अन्य इलाकों पहले ही एक आंदोलन किया गया था। इसके पहले हेमंत सोरेन में जो पहले पूर्व विधायक थे अमित महतो, हाँ, और उनकी पत्नी थी, दोनों ने कहीं न कहीं पार्टी को इसी मुद्दे पे छोड़ दिया कि 32 के आधार पे खतियान जारी करे सरकार। और इसके बाद से तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों पे स्थानीय लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल कर आंदोलन कर रहे हैं। और कल की बात की जाए तो कल से आंदोलन तेज होता जा रहा है और विधानसभा के घेराव तक की नौबत आ गई है। हालांकि शहर के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर तमाम आंदोलनकारियों को रोक दिया जा रहा है और वहीं से उनको वापस कर दिया जा रहा है। इसलिए विधानसभा तक तो वे नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो जिस जगह पर आंदोलनकारी हैं वहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि 32 के खतियान के आधार पे स्थानीय नीति लागू की जाए। जी राकेश, कहीं वही स्थिति तो नहीं बन रही जो इसके पहले देखा गया था कि कुर्सी तक गंवानी पड़ रही है सीएम को, और अब ये हालात आज कुछ वही दिख रहे हैं? देखिए, बड़ी बात कही जा सकती है। जो पिछली बार जब हेमंत सोरेन सरकार में आए थे, बीजेपी के साथ सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने सत्ता से अपना समर्थन इसीलिए वापस ले लिया था कि 32 के आधार पे खतियान के आधार पे स्थानीय नीति की मांग वे लगातार बीजेपी से कर रहे थे। और अब जाकर जब उनकी सरकार यहाँ पे आ गई है, तब भी अभी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है कि किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकेगा। तो 32 के खतियान को लेकर लोग मांग कर रहे हैं। उनके सामने भी बड़ी चुनौती होगी हेमंत सोरेन सरकार के सामने कि आखिर वे अपने सहयोगी दलों से किस तरीके से निपटेंगे, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी जो दोनों कहा जा सकता है इस पे अभी तक पूरी तरह से रणनीति साफ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आरजेडी की बात की जाए तो वो 32 के खतियान को मानने को तैयार नहीं है और कई नेता मुखर होकर बोले भी हैं इस बारे में। कांग्रेस की बात की जाए तो जरूर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा पैमाना, इस पर अभी ठोस पहल नहीं की जा रही है। जहाँ तक जेएमएम की बात है, जेएमएम में भी अभी इस बारे में सभी लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कुछ आदिवासी नेता और बाकी जो पुराने नेता हैं वे 32 की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई भी ठोस रणनीति नहीं आई है। जहाँ तक विपक्षी दलों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो पिछले पैमाने के आधार पे 85 का कट ऑफ देकर रघुवर सरकार ने इस पॉलिसी को लाया था, उसके बाद उनकी सहयोगी पार्टी आजसू ने वहाँ पे समर्थन दिया था। लेकिन फिलहाल आजसू का जो स्टैंड है वो 32 के खतियान को लेकर है कि 32 के आधार पर ही कहीं ना कहीं स्थानीय नीति को परिभाषित की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें अड़चनों के बीच चल रही हैं। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वे भी सड़क पर आ रहे हैं, चाहे आदिवासी संगठन से हो, मूलवासी संगठन से हो, और खास करके जो बाहर से आए हैं उनका भी एक संगठन है। तो सभी की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार पे आंदोलन करके दबाव बनाया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द परिभाषित किया जाए। और कहीं ना कहीं जब स्थानीय नीति लागू कराया जाएगा तब जाकर हो सकता है कि आने वाले समय में रोजगार और बाकी मुद्दों पर सरकार और बाकी लोग बातचीत ठीक तरीके से कर पाएंगे, जो कि अभी भी विवाद के दौर से चल रहा है। राकेश, लगातार जब से सरकार आई है गलत पर गलत फैसले लेती जा रही है। पहले भाषा विवाद और अब स्थानीय नीति को लेकर। जब स्थानीय नीति बनाई ही नहीं गई तो पहली नीति को निरस्त क्यों किया गया? बड़ी अजीब स्थिति है। झारखंड के लोग आदिवासी हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि कौन से लोग झारखंड के हैं और कौन से नहीं है। परिभाषित ही नहीं किया क्या?
देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ तो राजनीति कहीं न कहीं एक एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहा है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अगर आपको राजनीति करनी है और जनता को दिग्भ्रमित करना है, तो कहीं न कहीं इन सारे मामलों को लेकर अगर आप सरकार सत्ता में हैं या फिर सत्ता से बाहर हैं, तो जनता के साथ जुड़कर इन सारे आंदोलन को जिंदा रखिए और अपनी राजनीति चमकाते रहिए। ये कुछ सामने देखने को मिला है। कोई भी बड़ा दल या कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पे खुलकर सामने आकर किसी भी स्थिति में इस समस्या का समाधान करने की दिशा में ठोस पहल नहीं की, जबकि बीजेपी की तरफ से जरूर पिछली बार रघुवर सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया था और उसके बाद उसको लेकर उसका खामियाजा भी थोड़ा भुगतना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार इसी मुद्दे पे कहीं न कहीं राज्य में आई है और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कई वादे किए थे। स्थानीय नीति को लागू करने की बात कही गई थी, नियोजन नीति लाने की बात कही गई थी, 5 लाख हर साल रोजगार देने की बात कही गई थी और इसके साथ साथ राज्य में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत व्यवस्था को ठीक करने की बात कही जा रही थी, उन सारे मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं सरकार में आई थी। लेकिन तमाम मुद्दे अभी भी अधर में लटके हुए हैं और फिर से एक बार 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है। फिर से एक बार राज्य अशांत होता जा रहा है और कहीं न कहीं आंदोलन का दौर आगे और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आंदोलन, ये जो सुनामी है, इसमें कहीं सत्ता ना हेमंत सोरेन को गंवानी पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है राकेश के हेमंत सोरेन खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, जबकि उनके पिताजी से जब मीडिया में जब भी चर्चा की गई तो शिबू सोरेन ने भी माना कि हाँ 1932 आधारित खतियान पर स्थानीय नीति होनी चाहिए। लेकिन जब हेमंत सोरेन से सवाल करते हैं तो वो चुप रह जाते हैं या फिर बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं, जैसे उन्हें वो जानकर भी अनजान बने हुए हैं। देखिए रजनी, बड़ी विडंबना है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि गुरुजी, जिनको कहीं न कहीं दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, उनका भी आंदोलन कुछ इसी तरह था कि झारखंड अलग राज्य बने, वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो चीज़ें उनके हक की है उसको मिलना चाहिए। और इसी आंदोलन के आधार पर जेएमएम का एक अस्तित्व बड़े रूप में खड़ा हुआ और आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें सामने आई थी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, थोड़ी बात जरूर उन्होंने कही है इस मुद्दे पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही जा रही है और वो कमेटी फिर से एक बार कहीं न कहीं इस मुद्दे पे रिसर्च करेगी, बातचीत करेगी। चलिए, कमेटी बनेगी, रिसर्च होगा और क्या उसके बाद 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी, इसका इंतजार तमाम लोगों को है। लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मेडिकल के बाद जेल लेकर पहुंची है पुलिस। एमएलसी चुनाव में राजा भैया को एक बड़ा झटका है। ये कल सजा का ऐलान होगा। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में दोषी करार दिया गया था। अक्षय प्रताप सिंह ने जेएसडीएल से नामांकन किया था। राजा भैया के बेहद करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह, लेकिन अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो एक बड़ा झटका है ये राजा भैया के लिए। जो एम्बुलेंस मोदी सरकार ने जो लाई है ना, तो एक अच्छा प्रयास था। लेकिन आज जो हाल है, स्थिति बहुत बद से बदतर है। वो 108 जो एम्बुलेंस है वो दम तोड़ दिया। मैंने सरकार से मांग किया था कि इसका विस्तारीकरण कीजिए, मरीज हमारा मारा जा रहा है। झारखंड की स्थानीय नीति लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन जारी है और जो विधानसभा है उसके बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी भी अब आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की पहल से 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा को लाया गया था, लेकिन आज झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। समय पर मरीज के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से मरीज मारा जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इसी मामले को बीजेपी विधायक का मानना है कि ये कोई संदेह वाली बात नहीं है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है, लेकिन विधायक इरफान अंसारी को अब इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर आवाज उठानी पड़ रही है क्योंकि अब चुनावी जरूरे हैं। उन्हें भी लगता है
कि जो बन्ना गुप्ता है जितना जल्दी मंत्री पद से इस्तीफा दे दे उतना ही अच्छा है, जल्दी स्वास्थ्य मंत्री का पद उनको मिल जाए, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र के सदन के बाहर रामनवमी से पहले हजारीबाग में धारा 144 लगा दिया गया था, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार सुशासन चाहती है और सभी लोग रामनवमी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि इस त्योहार में मैं भी सम्मिलित होता हूँ, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जुलूस में घुस करके राजनीतिक रूप देने की जो कोशिश की है वो गलत है। तो वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रामनवमी जुलूस को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, हर हाल में जुलूस निकाला जाएगा। ये सरकार हिंदू के पर्व के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं विधायक अमर कुमार बाउरी ने भी सरकार के प्रति आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल है, जिसको लेकर कोरोना का बहाना बनाते हुए हजारीबाग में धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, सरकार चाहती है सुशासन और रामनवमी आप जानते होंगे मैं बहुत धूमधाम से मनाता हूँ। इरफान अंसारी देखिए, ये कलर भी हनुमान जी का कलर, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारे तोड़े। रामनवमी में भाजपा और आरएसएस के लोग घुसकर इसको राजनीतिक रूप देते हैं, जो गलत है। इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। त्यौहार होता है, त्यौहार को मनाइए, धूमधाम से मनाइए। कौन मना किया है? आज ऐसा है कि 144 लगा है, इसलिए लगा है कि रामनवमी है, हिंदुओं का जुलूस है। मर्यादा पुरुषोत्तम बजरंग बली का, आज तक जिंदगी में बजरंग बली का झंडा किसी का माई का लाल ने रोका है क्या? जहाँ भी नीला जहाँ भी पीला रंग है, बजरंग बली का रोक देगा माई का लाल। पैदा नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं कोरोना का संकट खत्म हो गया। अब आप 144 लगाने के पीछे आप क्या तर्क देंगे? आपको तर्क देने का कोई नहीं है। सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन को फिर से वापस लेके आ रहे हैं। लेकिन आप विशेष करके सिर्फ हिंदू धर्म के जो संस्कृति है, पर्व त्योहार है, उस पर आपके कलम तुरंत चल जाते हैं और एक कहीं ना कहीं एक बहाना है कोरोना या जो भी उन्होंने लगाया है। और अगर यदि लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी का बात करते हैं तो इसका फेलियर आपका है, आपको इसको ठीक करना है। आपके पास पुलिस महकमा है, आपके पास खुफिया विभाग है, आपके पास जितने भी गुप्तचर और सारी चीजें हैं, ठीक करना आपका काम है। इसके लिए क्या आप सबको अपने पर्व त्योहारों से वंचित करने के लिए आप उनको घरों में बंद करके रखने के? प्रतापगढ़ से खबर है, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मेडिकल के बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर गई है। एमएलसी चुनाव में राजा भैया के लिए ये एक बड़ा झटका है। कल सजा का ऐलान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सजा मिलती है, कितने साल की सजा मिलती है। दरअसल फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में दोषी करार दिया है अदालत ने और कल सजा का ऐलान होना है। अक्षय प्रताप सिंह ने जेएसडीएल से नामांकन किया है। राजा भैया के बेहद करीबी है अक्षय प्रताप सिंह। और अब बात शपथ ग्रहण समारोह की। योगी 2.0 सरकार पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखने को तैयार है। सरकार अलग दिखे, इस वजह से यूपी की नब्ज समझने वाले और यहां के प्रभारी रह चुके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सरकार चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी को मिलने वाला है कामगार मंत्रिमंडल। क्या काबिल कैबिनेट से बदलेगी यूपी की तस्वीर? 2017 में बीजेपी ने यूपी में 14 साल बाद सरकार में वापसी की थी। सरकार चलाने का अनुभव नहीं था। 325 सीटों की भारी बहुमत से सरकार में आई बीजेपी को मंत्रियों के चेहरे चुनने में भी कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़े थे।
अब 2022 में हालात कुछ अलग है। यही वजह है कि योगी 2 सरकार पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखने की तैयारी में है। पुराने के साथ नए एजेंडे पर काम होगा। महिला युवा रोजगार पर फोकस बढ़ेगा। 2024 के हिसाब से नए एजेंडे पर काम करेगी। अगले 25 साल तक यूपी में बीजेपी राज के लिए फोकस होगा। गांव को मॉडल गांव बनाने की योजना पर काम, रोजगार, छुट्टा जानवर, राशन वितरण और सख्त प्रशासन पर फोकस होगा। किसानों से किए हर वादों पर योगी मंत्रिमंडल त्वरित काम करेगा। हर वादों पर खरा उतरने के लिए पिछली बार से बेहतर कैबिनेट देने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में वैसे लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी जो नेता की तरह नहीं बल्कि समाज सेवक की तरह काम करें। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों के साथ साथ योग्यता पर फोकस होगा। उच्च शिक्षा, प्रोफेशन और प्रशासनिक अनुभव पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी गठबंधन से 32 महिलाएं जीतकर आई हैं। महिलाओं को मंत्रिमंडल में बेहतर जगह मिलने की उम्मीद है। गैर यादव, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को ज्यादा मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी अपनी अपराजेय सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाएगी। योगी सरकार ने पिछले साल सितंबर में आखिरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। सितंबर 2021 में आखिरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री बनाए गए थे। सवर्ण 28, पिछड़ा 21, अनुसूचित जाति 7, अनुसूचित जनजाति 1, मुस्लिम 1 और सिख समुदाय से 1 को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। योगी सरकार 2 के पास पहले से ज्यादा चुनौतियां हैं। इस बार जनता से बीजेपी ने वादों का भरमार किया है और योगी सरकार अपने वादों पर खरा उतरना चाहती है। तभी माना जा रहा है कि इस बार यूपी को मिलेगा कारगर कामगार योगी मंत्रिमंडल। ब्यूरो रिपोर्ट। इंतजार करिए कि आखिर 25 तारीख को किसे जगह मिलती है और कौन से नए चेहरे होंगे। लेकिन तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।